अखबारों में जो छपा है उसके मुताबिक संघ आर्थिक मुद्दों पर सिर्फ आपत्तिवाचक की भूमिका निभा रहा है। क्या संघ मानता है कि मोदी के विकास का एजेंडा ही उसका एजेंडा है या नहीं है? क्या बीजेपी कहती है कि संघ के विकास का एजेंडा उसका एजेंडा नहीं है? 2009 के चुनाव में कानून के उल्लंघन के मामले में दोषी पाए जाने और फिर तुरंत जमानत मिल जाने के बाद राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सुर्खियों में तो आ गए, लेकिन इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस के आइडियाज एक्सचेंज कार्यक्रम में कहा कि अगर आरएसएस का कोई नेगेटिव एजेंडा है तो हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं। कौन सा एजेंडा नेगेटिव है यह नहीं बताया, लेकिन जरूर कहा कि अगर ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी हो रही है तो यह समाज की जिम्मेदारी है कि उसे रोकें। यह भी नहीं बताया कि जब सरकार नहीं रोक पा रही है तो समाज कैसे रोकेगा। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए, उससे सरकार बनाई जा सकती है लेकिन देश नहीं बनाया जा सकता। पता नहीं है किसे नसीहत दे रहे थे। यह भी कहा कि मैं नहीं मानता कि आरएसएस इस तरह की गतिविधियों में शामिल है। उद्योग जगत की राय में भी एक झोल है। यह जगत यह नहीं कहता कि जो एजेंडा विकास के लिए ठीक नहीं है उससे से सरकार किनारा करे, निपटाए, बल्कि यह कहता है कि अपना ध्यान भंग ना होने दे। विकास पर भी संघ का एजेंडा है क्या, उससे भी उद्योग जगत संघ परिवार को बाहर कर देना चाहते हैं। उद्योग जगत की महत्वपूर्ण संस्था फिक्की की नई अध्यक्ष ज्योत्सना सूरी का 24 दिसंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बयान छपा है कि हाल में दिए गए ऐसे उत्तेजक बयानों से विकास से ध्यान हट सकता है, इसकी जरूरत नहीं है, यह विकास के लिए के एजेंडे के लिए घातक है। सरकार को इन पर लगाम लगाना चाहिए। इरिटेंट का काम करते हैं, चिढ़ पैदा करते हैं। इसी के साथ उद्योग जगत के एक और समूह सीआईआई के अध्यक्ष अजय श्रीराम का बयान छपा है कि कुछ लोग भले या सोचते हो कि बीजेपी के सत्ता में आने से वे अपना एजेंडा चला सकते हैं, लेकिन सरकार का फोकस क्लियर है, हम सरकार से खुश हैं। कुछ लोग, जिन्हें कुछ लोग समझ रहे हैं, वे कुछ लोग नहीं हैं, आरएसएस और उसकी सहयोगी संगठनों के हैं। जनवरी 2013 में कुंभ मेले में धर्म संसद हुई थी, उसमें विश्व हिंदू परिषद ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने की वकालत की थी, सहमति दी थी। अशोक सिंघल के अलावा वहां संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं, राकेश सिन्हा हैं और विनोद बंसल जी आप प्रवक्ता हैं वीएचपी के, रणदीप सुरजेवाला चंडीगढ़ से प्रवक्ता कांग्रेस के और दिल्ली से प्रवक्ता संबित पात्रा जी हैं। संबित, प्रोफेसर भगवती ने कहा कि दीज आरएसएस गाइज, इससे उनको इस गाइज से चिंता होती है। क्या आप भी ये राय है कि दीज आरएसएस गाइज से मोदी के विकास का एजेंडा डिरेल हो सकता है? देखिए रवीश जी, जहां आप उनको दीज आरएसएस गाइज बार बार कह रहे हैं, वही मैं बहुत सम्मान के साथ कहूंगा कि 1925 से आरएसएस का अस्तित्व है। और जिस प्रकार से, मैं बहुत अलग तरीके से कहूंगा कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान में कहीं भी पहला भूकंप होता है या कोई बाढ़ होता है तो पहला व्यक्ति जो वहां पहुंचता है, साधारणतः हम सब ने देखा है कि आप ही के शब्दों में वो दीज आरएसएस गाई ही होते हैं। वो दोज आरएसएस गाई पहले जाके वहां और भी लोग पहुंचते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लोगों को। नहीं, मैंने कहा स्वाभाविक रूप से बहुत लोग पहुंचते होंगे, मगर पहले लोगों में से वो होते हैं दीज आरएसएस गाइज, पहले लोगों में से भगवती वाले, और वो सम्मान के पात्र हैं। अगर यही बयान कांग्रेस के नेता कहे होते तो विचारधारा हो सकता है। यही बयान अगर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा होता तो आप दूसरे तरीके से जवाब देते। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये लोग आरएसएस को लेकर मेरा जवाब सभी के लिए एक ही रहेगा कि आरएसएस जो संगठन है, जो लोग उसे समझते नहीं है वो उसे दीज गाइज दोज गाइज कह सकते हैं, मगर जो लोग उसे समझते हैं वो जानते हैं कि आरएसएस क्या चीज है। जगदीश भगवती आरएसएस को नहीं समझते हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं ऐसा। तो क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि और बेहतर समझ लेते तो और अच्छा रहता। और हो सकता है वो समझ रहे हैं, मगर आपने केवल दीज नहीं, मैंने तो उनके बात पे कहा क्योंकि मुझे लगा कि शायद आप बर्दाश्त नहीं करते हैं आप आरएसएस की कोई भी आलोचना आप लोग, लेकिन आप कर रहे हैं, एक तरह से ऐसा लग रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके अपने संबंध है बीजेपी एक पार्टी के रूप में आरएसएस से बेहतर है या वीएचपी से, विश्व हिंदू परिषद से? देखिए, मैंने बहुत शुरू से एक ही विषय कहा है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संबंधों का सवाल है, आप इसे एक जहाज और कॉम्पस के संबंध के रूप में देखिए। मैं रिपीटेशन के आधार पर फिर से कह रहा हूं, एक कॉम्पस में कोई बटन नहीं होता है ऑन और ऑफ का, एक कॉम्पस में कोई बटन नहीं होता है कि किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल का बटन केवल रिमोट कंट्रोल में होता है और वो 10 जनपथ में है, ये हर कोई जानता है। जहाज का जो मुखिया होता है वो कंपस को देखता है और सोचता है कि वो डायरेक्शन सही है या। संबित भाई, आपके यहाँ कंट्रोल का बटन किसके पास है?
कंट्रोल का बटन जनता के पास है, जनता चुनती है नेता और वही कंट्रोल करता है। तभी तो आज हमारे सर्वे सर्वा नेता मोदी जी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप ये मानते हैं कि 4 बच्चे पैदा करने वाले बयान से विकास का एजेंडा डिरेल हो जाएगा? क्या आप मानते हैं कि ये बयान सही है? नहीं, ये 4 बच्चे पैदा करने वाला बयान जिस प्रकार से दिन में 40 बार बोला जाता है, मुझे लगता है एक बार जिसने बोल के गलती की वो तो की, उसको हमने नोटिस भी दिया। 4 लोगों ने, सुबह से शाम तक 4 बच्चे करके हम भी कम गलती नहीं कर रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया देख रहे होंगे टीवी, आज उन्होंने भी बयान दिया है बरेली में, क्या करें उनका, बताइए। नहीं, देखिए मैं तो इतना कह रहा हूं रवीश जी, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। के कोने में जाके 5 आदमी को बोल देते हैं 4 बच्चे पैदा करो। समित पात्रा जी, आप ऐसे बयानों की निंदा करते हैं नहीं? क्या आप ये मानते हैं कि इस तरह के बयान देने से, रवीश जी आज के बहस के संदर्भ में पूछ रहा हूं, नोटिस दिया है ना भगवती या फिर हमने फिक्की की दिया है अध्यक्षा, नहीं आपने बाकी लोगों को नोटिस नहीं दिया। वीएचपी के लोग बोल रहे हैं कि वीएचपी को भी आप नोटिस देंगे क्या? नहीं देंगे ना। वीएचपी के लोग आपको चुनाव जिताने में मदद करते हैं। हम जाकिर नायक को नोटिस देंगे। आरएसएस के लोग, हम वो कुरैशी है बीएसपी में, वो कहते हैं कि जो पेरिस में आतंकवाद का घटना चल रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है, गंगा पर बात उसको नहीं किया तो यमुना पे नहीं कर सकते। ये बताइए ना साहब, आप बता नहीं रहे हैं कि ये उद्योगपति जो बार बार कह रहे हैं कि आरएसएस के एजेंडे से देश का विकास डिरेल हो सकता है, आप सहमत है कि नहीं सहमत है? मुझे आपसे जानना चाहता हूं। आप लोग जब ये उद्योगपति कहते हैं तो फिर आपको कोई आक्रामक नहीं होते हैं? कोई नहीं कह रहा है कि डेवलपमेंट डिरेल हो जा, सब खुश हैं, मगर कुछ सीडो सेकुलरिस्ट को बड़ा दुख हो रहा है। जगदीश भगवती सीडो सेकुलरिस्ट नहीं कर सकते? नहीं, प्रोफेसर जगदीश भगवती सीडो सेकुलरिस्ट हैं? नहीं, उन्होंने अपना एक विचार रखा है। नहीं, वो क्या है? वो आप बता नहीं रहे कि वो सीडो सेकुलरिस्ट है कि नहीं है। अब यहाँ तो सीडो सेकुलरिस्ट में बहुत लोग हो सकता है ना, सेकुलर तो सिर्फ मैं हूं, सीडो तो आप हैं। नहीं, और पुरुषोत्तम जी हैं, उसमें कोई शंका नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं, उसमें कोई नहीं है। आप सेकुलरिस्ट है, मगर मेरा कहने का तात्पर्य इतना है, जब देश खुश है, देश खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है, ये लोग सारा 4 बच्चे करके 4 बच्चे करके हम क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं आ रहा हूं। उन्होंने, जब प्रोफेसर जगदीश भगवती बड़े आदमी है भाई, बहुत बड़े आदमी है, उन्होंने कहा है कि आप लोग एजेंडा डिरेल कर देंगे उद्योग। मैं ये जानना चाहता हूं ना कि जो लोग संघ को लेकर डरा रहे हैं, मतलब आप, मुझे लगा था कि आप संघ की जरा से भी आलोचना नहीं, आप कुछ कह रहे थे। मैं रणदीप से आप कुछ नहीं, अगर आप कुछ पूछ रहे थे रणदीप, आप जैसे चाहें। राकेश, देखिए, मैं आरएसएस का एजेंडा कोई नेगेटिव है, कोई ऐसा एजेंडा आरएसएस चला रहा है जो डिरेल कर रहा है? भगवती पर कंसंट्रेट करूंगा। हाँ, देखिए, ये बात यदि कोई हिंदुस्तान का वामपंथी या जिसको हम सेकुलरिस्ट कहते हैं, जो स्यूडो है, हाँ, जो कहता, तो मैं मानता एक परंपरागत लड़ाई में जो कुछ बयान आए उसको देखकर वो बोल रहे हैं, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, लेकिन मैं जगदीश भगवती पर एक गंभीर सवाल उठाने जा रहा हूँ। जगदीश भगवती फ्री मार्केट के सबसे बड़े प्रणेता है, और आप लोग भी हैं। मैं आ रहा हूँ। और इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तो जनरली फ्री मार्केट के समर्थक नहीं है, ये अकेले एक एक्सेप्शन में है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पूरा उसका समर्थक है। अच्छा, वहाँ नहीं, ये जगदीश भगवती फ्री मार्केट के समर्थक हैं, इसलिए अमर्त्य सेन के बहुत बड़े क्रिटिक हैं। ठीक है। और जगदीश भगवती किसी प्रकार का वेलफेयर स्टेट सब्सिडीज नहीं चाहते कि भारत भी पूरी फ्री मार्केट में चले। पर ये बयान मैं बता रहा हूँ, बाकी उद्योगपतियों का नहीं, मैं बता रहा हूँ कि संघ परिवार जो भी हो, एक उद्योगपतियों का ग्रुप या जो पूरी तरह से संघ को रातों रात दक्षिणपंथ बना देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि दक्षिणपंथ नहीं है संघ। मैं नहीं मानता दक्षिणपंथ, ना हम वामपंथ मानते ना दक्षिणपंथ मानते हैं। यदि हम दक्षिणपंथ होते तो जमींदारी एवोल्यूशन के बिल पर जनसंघ अपने 6 मिले को, मैं अगर दक्षिणपंथ होता तो दीनदयाल उपाध्याय इस नहीं कहते कि डोंट सी हिडन हैंड ऑफ कम्युनिज्म इन एवरी ट्रेड यूनियन मूवमेंट, गो एंड लीड दैट मूवमेंट। इससे मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संघ परिवार पूरी तरह से फ्री मार्केट इकोनॉमी का आंख बंद करके समर्थन करे। पर तो आरएसएस वाले ही कहते हैं कि सरकार को 1 साल का समय दो, हंगामा करो, लेकिन धीरे-धीरे करो। देखिए, वो सब चीजें हर अगर स्टेटमेंट पर हम डिबेट करेंगे तो मुश्किल होगा। लेकिन जो मैं जगदीश क्या संघ के एजेंडे से उद्योगपतियों का ये जो डर है जायज है या एकदम डर है? देखिए, लेबर रिफॉर्म के ऊपर भारतीय मजदूर संघ की एक अपनी राय है।
कोल इंडिया के एजिटेशन पर कोल राय है ना, वही आपत्तिवाचक। नहीं, मैं देखिए आपत्तिवाचक, सक्रिय भूमिका नहीं है। सीटू का भी आपत्ति है, अभी कोई नहीं कहता कि सरकार को हटा दो। वो तो अब सरकार में नहीं है, जो सरकार में है उनसे ज्यादा विरोध के अपने चरण होते हैं, सकारात्मक चरण होते हैं। यदि सरकार के साथ समझौता हो जाए, सरकार अपनी राय बदल ले, कोल इंडिया के सभी मजदूरों ने मिलकर सरकार, मैं आता हूं, जगदीश भगवती न्यू लिबरलिज्म के पूरे समर्थक हैं, फ्री मार्केट के समर्थक हैं, जिसके कारण जगदीश भगवती को ऐसे तमाम जो राष्ट्रवादी ग्रुप हैं उसको किसी बहाने से एक टैग लगाना है। आप विरोध कर सकते हैं इन बयानों पर आपत्तियां जता सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक मैं कहता हूं कि समाजशास्त्रीय विमर्श से, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब जो सभी बयान समाजशास्त्रीय विमर्श का हिस्सा है, उसमें कोई बयान ऐसा भी हो सकता है जो आपत्तिजनक है, काफी आपत्तिजनक है। लेकिन समाजशास्त्र देखिए, जो संघ ने जो बयान दिया, ऑफिशियल बयान दिया, वो एक ही बयान था, एंटी कन्वर्जन लॉ पर डिबेट हो, बस संघ का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था। ये जो बीएचपी का स्टैंड है वो क्या है? संघ परिवार का नहीं है। मैं आ रहा हूं, 1 मिनट का हमें समय दीजिए, मैं पूरा कर लूं। ठीक है। जब एंटी कन्वर्जन लॉ पर डिबेट हो, तब भी लोगों ने कहा कि ये विकास से हम भ्रमित हो रहे हैं। रामविलास पासवान ने भी मना कर दिया, सबने कहा विकास से भ्रमित हो रहे हैं। मैं उसको पूरा कर लूं। यदि विकास से हम भ्रमित होंगे अगर सामाजिक प्रावधानों के ऊपर, सामाजिक बहस के ऊपर, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1952 के चुनाव के बाद, आजकल लोग आप गांधी नेहरू काफी पढ़ने लगे हैं। मैं सर पूरा कर लूं। मेरी तरह जैसे मैं विवेकानंद को पढ़ रहा हूं। जैसे भिलाई में भी काम हो रहा था, राउरकेला में भी इंडस्ट्री बन रहा था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल लाए, जिस पर राष्ट्रपति के साथ आमने सामने थे, पूरे देश में विमर्श चला, तो विकास का एजेंडा उससे नहीं भ्रमित होता है। दूसरा, एजुकेशन का एजेंडा है, उसको इग्नोर नहीं। दूसरा, मैं आ जाऊं बीएचपी के बयान पर, मैं अपनी एक टिप्पणी कर दूं। अब 30 सेकंड मुझे दीजिए। विश्व हिंदू परिषद के जिन लोगों ने 4, 5, 6 बच्चे, 11 बच्चे की ही बात करें, मान लीजिए कोई 20 बच्चे की बात करें, प्रवीण तोगड़िया ने सपोर्ट किया। नहीं, मैं कहता हूं उसके जड़ में जाइए। जब यहाँ फैमिली प्लानिंग, जिसको फैमिली वेलफेयर कहा गया, सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं, जो अगर आप जड़ में जा रहे हैं तो इसका मतलब आप सपोर्ट नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या इससे विकास का एजेंडा डिरेल होगा? क्या विकास का एजेंडा होगा? जब सच्चर कमिटी ने एक अध्ययन करवाया, सच्चर कमिटी जाहिर है किसके लिए बनी थी, उस अध्ययन में पाया कि एक कम्युनिटी विशेष में कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज नहीं हो पा रहा है, एक कम्युनिटी विशेष में चाइल्ड बर्थ पर कंट्रोल की बात नहीं हो रही है, तो उसके रिएक्शन में यह बात इसलिए नहीं कहा जा रहा कि हिंदू 5 बच्चे पैदा करें। जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है उसको कैसे ठीक किया जाए, इसलिए मैं इन बयानों को ये नहीं मानता कि सकारात्मक इस पहलू पे आप कुछ अभी कहना चाहते हैं? मुझे बंसल जी से पूछना। नहीं, मुझे ये जो बच्चे वाले बयान है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, मुझे केवल 2 बातें कहनी है अगर समय हो तो। एक तो ये कि जो फ्रेज है संघ परिवार, उसका अर्थ समझना चाहिए। परिवार में हर व्यक्ति की अपनी एक सत्ता होती है, एक स्वायत्त अस्तित्व होता है, लेकिन परिवार के हित समान होते हैं। और परिवार जो है वो आपसी आज़ादी बनाए रखते हुए भी एक लक्ष्य से, एक दिशा से काम करता है। इसलिए मुझे ये जो डिबेट के टर्म्स हैं ये थोड़े अटपटे लगते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भाजपा की सरकार का मतलब है संघ परिवार की सरकार। भाजपा की सरकार संघ परिवार की मदद के बिना नहीं बन सकती, और इसीलिए ये स्वाभाविक है कि जब भी भाजपा जहां भी पावर में होती है वहां संघ परिवार के लोग ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। और अभी तो ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस वगैरह की बात चल रही है। आप देखेंगे कि ऐसे ही बड़े सम्मानजनक लगने वाले तर्कों के साथ अभी 14 फरवरी आ रही है, तो 14 फरवरी को भारतीय संस्कृति इस बार को ज्यादा जोर से खतरे में पड़ेगी। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। 15 से फिर हम लोग ठीक हो जाएंगे। हाँ, फिर 15 से तो वो जो भी हो, इस बात को हम लोग समझें कि संघ परिवार में सबकी अपनी अपनी भूमिका है। संघ परिवार एक व्यापक राजनीतिक परियोजना के तहत काम करता है। उसका एक रूप भारतीय जो स्पष्ट है, लोगों के सामने है। जो कोई आज कहे कि हमको नहीं पता था, ये हिडन एजेंडा था, ऐसे बोले लोगों का क्या किया? ये बात गलत सही जो बहस है वो भी सामने है। बात रवीश आपने बिल्कुल सही कही है। संघ ने अपना एजेंडा कभी नहीं छुपाया है। राजनीति में ये जो लोग संघ के या भाजपा के साथ जाते रहे हैं उनकी समस्या है। जगदीश भगवती का भोलापन अपने आप में लाजवाब है। जगदीश भगवती को एकाएक ये लगने लगा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो संघ को कंट्रोल कर सकते हैं। वास्तविकता उलट है। संघ को कोई राजनेता कंट्रोल नहीं करता। संघ अपने अपने ढंग से सभी को कंट्रोल करता है, अपने परिवार के भीतर सब लोगों को कंट्रोल करता है। देखिए वो रणदीप काफी, 1 मिनट, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए हम लोग इस बात को समझें कि ये चाहे बच्चों वाला बयान हो, चाहे कुछ और हो, और चाहे केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां हो, ये सब संघ परिवार, मैं परिवार शब्द को रेखांकित करना चाहता हूं, उसकी एक व्यापक सोच के तहत। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जहां तक इस तरह के बयानों का सवाल है और इसमें जो तुलना की जाती है, जो कंट्रास्ट किया जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर आप सचमुच देश के लिए, समाज के लिए कोई व्यापक समझ बनाना चाहते हैं तो वो इस कदर मुस्लिम ऑब्सेस्ड क्यों है?
वो इस कदर माइनॉरिटी ऑब्सेस्ड। ठीक है, ये एक अलग हिस्सा हो जाता है। बंसल साहब, मेरा आपसे सवाल है, अभी प्रवीण तोगड़िया ने कहा, खासकर आपके नेताओं के बयान को लेके, कि लाहौर, रावलपिंडी, जम्मू कश्मीर में जाकर उधर पांव रख के भगवा झंडा फहरा देंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब रावलपिंडी तक जाएंगे तो भारतीय सेना को भी लेके जाएंगे या अपने आप लोग जाके आप करके आएंगे? देखिए, भारतीय सेना ने ही रवीश जी उस रावलपिंडी तक हमारा कूच किया था। जाने का वो इतिहास मत बताइए, ये बताइए पहले। नहीं, इतिहास देखिए, क्योंकि इन सब बातों से ये सब करेंगे तो देश का एजेंडा डिरेल हो सकता है। ना, बिल्कुल नहीं होगा। रावलपिंडी जीतते हुए भी विकास हम कर सकते? अरे भाई, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल करेंगे। देखिए, क्या पहले विकास नहीं था? मैं वही बात कर रहा हूं। अच्छा। रावलपिंडी, कराची और लाहौर में क्या हिंदू अपना आत्मनिर्भर नहीं था? क्या विकसित नहीं था वहां पर? लेकिन क्या कारण हुए आखिरकार उसको वहां से पलायन? क्या कारण है? तो अभी क्यों जाना? जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं तो 10 साल पहले चले गए होते रावलपिंडी। आप जाने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूं, हम तो इस बात को शुरू से कह रहे हैं। 1910 साल पहले आप लाहौर चले गए होते। नहीं रवि जी, नहीं, आप जाइए वहां पे, जाइए तो तिरंगा भी फहरा दीजिएगा। मैं तो बस एक एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं तिरंगा के लिए। जो विषय है आपका, जो विषय है कि 4 बच्चे पैदा करने वाली बात, और इस तरह के बयानों से माहौल खराब होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये आप समझ रहे हैं माहौल, जिससे समाज का एक तरह से ऐसा होगा जो विकास विरोधी माहौल बनता है। रवीश जी, उस बात से माहौल नहीं खराब होता जहां हम 4 हमारे 40 होते हैं, वो तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तब कोई अंकुश नहीं है वहां पर। जहां हमने सिर्फ बोल दिया तो उसको आपको चुनाव से पहले कहते महिलाओं ने इतना वोट दिया है बीजेपी को, हमने शुरू से कहा महिलाओं ने बीजेपी को इतना वोट दिया। आप उनसे कहते हैं कि अब हम सरकार में आने के बाद उम्मीद करते हैं कि 4-4 बच्चे कम से कम पैदा, और चारों में से एक बच्चा अपने के लिए नहीं, साधु समाज सबको दे दो। नहीं, है ना? नहीं, गलत बात। देखिए, एक ढंग का क्रेश तो खोल दीजिए दिल्ली में, बयान को दिक्कत होती है। देखिए रवि जी, बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने की इसमें तो इन्होंने कहा है, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं आपको, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, आखिरकार डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है ना जी, वो पूरे राष्ट्रव्यापी समस्या, वो विश्वव्यापी समस्या है। हाँ, ये अभी हो गया 26 मई के बाद से? नहीं सर, नहीं, हम शुरू से कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं, लेकिन आपको सुनाई अब दिया है शायद, इसलिए आपको शुरू से कह रहे हैं। हाँ, हमारा शुरू से कहना है। देखिए, मान लिया। देखिए, लेकिन इससे आप जो विकास के लिए नरेंद्र मोदी आए हैं, उसके एजेंडे को आप डिरेल कर रहे हैं, ये चार्ज है आपके ऊपर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको लगता है ये काम पहले जरूरी है, वो जीडीपी वाला विकास बाद में होता रहेगा? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। एक काम को छोड़ करके दूसरा काम नहीं किया जाता। तो कानून व्यवस्था की समस्या होगी। देखिए, जो उद्योगपति लोग पहले आप बोलें, फिर मैं बोलूं। वो कहेंगे कि भाई निवेश नहीं होगा। अब यहाँ पे आप 10 तरह का दिन भर धारा 144 लागू रहे तो निवेश का माहौल खराब होगा, तो इससे उनका जीडीपी का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। वो जीडीपी का रिकॉर्ड बनाना है अभी। आपकी बात पूरी हो, मैं बोलूं। देखिए, विकास 2 तरह के होते हैं, एक भौतिक विकास होता है, एक सांस्कृतिक विकास होता है। तो आप भौतिक नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि भौतिक विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन सांस्कृतिक विकास साथ साथ होना चाहिए। क्या मोदी सरकार सांस्कृतिक विकास कर रही है? करना चाहिए, करना पड़ेगा उनको। अगर नहीं करेंगे, करना पड़ेगा निश्चित रूप से, बिल्कुल। कारण क्या के सामने? अरे भाई, जब लॉन्ग टर्म पॉलिसी, काफी करते हैं रवि जी, मेरी बात सुनिए, जब डेमोग्राफिक इंबैलेंस हुआ तभी तो कश्मीर की समस्या पैदा हुई। कश्मीर में विकास क्यों रुका? वो देखिए, कश्मीर कश्मीर घाटी का विकास क्यों रुका? पूर्वोत्तर का विकास क्यों रुका? नहीं, पूर्वोत्तर का विकास क्यों रुका? फैसिलिटेटर हैं कि उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम सहयोगी हैं विकास के, हम विकास के, लेकिन वो सांस्कृतिक विकास नहीं कर रहे हैं जो आप नहीं, वो नहीं कर रहे, मैं नहीं करा, लेकिन नहीं करना चाहिए, आवश्यक है। करेंगे आप उनको हटा देंगे? फिर वही बात, करना चाहिए, ये आवश्यक है देश के लिए, वो भी जानते हैं। ठीक है, वो जानते हैं, वो होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर देश की महिलाएं अगर आपसे सहमत हैं, देश की महिलाएं मोदी से सहमत हैं, तो देखिए, देश की महिलाओं को तो आज तक, देखिए, 4 बच्चे पैदा करने के मातृ शक्ति को कोई, अगर लड़कियां इस बात से सहमत है कि 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, मुझे क्या प्रॉब्लम? नहीं रवि जी, मैं 4 बच्चे पैदा करने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो हम 4 और हमारे 40 को रोकने की बात है। डेमोग्राफिक बैलेंस आप उन्हीं के भरोसे कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं तो पूरे देश के सभी के लिए बनाए जाते हैं? रणदीप सुरजेवाला जी, मोर और लेस, कम या ज्यादा या कम, आपने सुना संबित पात्रा एक तरह से डेवलपमेंट के इशू को रेखांकित कर रहे हैं, राकेश सिन्हा अपनी तरह से बता रहे हैं कि भाई हमारा जो डेवलपमेंट का जो सोच है उसके अलग अलग डायमेंशंस हैं, ठीक है, और आपने बंसल साहब को भी सोच लिया है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जगदीश भगवती की तरफ अब हैं या उनकी तरफ उनसे पहले से हैं? रवि जी, जवाब बड़ा सीधा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद आरएसएस प्रचारक रहे हैं लंबे अरसे तक। वो आरएसएस हो, वीएचपी हो, बजरंग दल हो, वो मस्तिष्क हैं इस सरकार का, इस सरकार की आत्मा हैं।
और इसलिए जो मस्तिष्क और आत्मा कहेगा वो सरकार पहले कहेगी, जैसा आदरणीय बंसल जी भी कह रहे थे कि उन्हें एजेंडा लागू करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस सरकार का क्लियर एजेंडा वो है जो आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और उनके साथी संगठन लागू कर रहे हैं। डेवलपमेंट जो है, तरक्की और विकास साइड एजेंडा है।